हाँ, तो जो हमारे पंचायत होते हैं उनको ग्रांट जो देती है यूनियन गवर्नमेंट भी देती है कुछ ग्रांट। इसके अलावा कुछ फंड उनको स्टेट गवर्नमेंट से मिल जाता है, जो पैसा का डेवोल्यूशन होता है रेवेन्यूज का। इसके अलावा कुछ उनको स्टेट गवर्नमेंट से लोन भी मिल जाता है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कुछ स्कीम होते हैं, उसका ही पैसा उनको मिलता है, आगे दिखा रहे हैं। और अपना भी कुछ टैक्स होता है, टैक्स एंड नॉन टैक्स, कई बार फी वगैरह भी लेते हैं। तो हम लोग अभी देखते हैं, एक मुद्दा देखते हैं अभी कि जो हमारी फिनांस कमीशन है वो इस फिनेंशियल ईयर के लिए क्या रिकमेंडेशन दी थी। तो वो जो डेवोल्यूशन की है, वो डेवोल्यूशन की है, बोली है कि 90 एक मिनट, तो ये जो डेवोल्यूशन की है ये 90,000 करोड़ का डेवोल्यूशन वो की है पंचायतों को। बिल्कुल लेटेस्ट आपको डेटा दे रहे हैं। और इसमें से जो रूरल जो लोकल बॉडीज होंगी, आरएलबी बोलते हैं, इनको 60,750 करोड़ ये मिलेगा। तो ये किसको किसको मिलेगा? विलेज लेवल पे भी जाएगा, ब्लॉक लेवल पर भी जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जाएगा। साथ ही साथ ये ट्रेडिशनल जो बॉडीज है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल की, उनको भी जाएगा। तो ग्रांट कैसे हैं? कुछ पैसे जो है वो बेसिक ग्रांट में दिए जाएंगे और कुछ टाइड ग्रांट में दिए जाएंगे। बेसिक ग्रांट जो दिया जाएगा हमारे पंचायतों को, वो उस पैसा का कोई भी यूज कर सकती है, मतलब नॉन रेवेन्यू, मतलब कैपिटल क्रिएशन के लिए बेसिक ग्रांट, कैपिटल क्रिएशन के लिए। ओ ऐसा नहीं कि सैलरी वगैरह में खत्म कर दे पैसा। और टाइड ग्रांट जो है वो जो दिया जाएगा, वो दिया जाएगा सब्जेक्ट टू सम फुलफिलमेंट ऑफ सम टारगेट। तो जो भी पैसा दिया जाएगा उसमें से 50% जो होगा वो बेसिक ग्रांट होगा, और 50% जो होगा वो टाइड ग्रांट होगा। आगे बताएंगे तो आप और क्लियर हो जाएंगे। तो हम बता ही दिए कि जो ग्रांट बेसिक ग्रांट है उसमें कोई इशू नहीं है, वो अपना मिलेगा। जो टाइड ग्रांट है वो कब मिलेगा या उसका करना क्या पड़ेगा? उसका करना पड़ेगा सैनिटेशन के लिए और ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस को पाने के लिए अगर खर्च करेगी, या उसको पा गई है तो उसको बनाए रखने के लिए जो खर्च करेगी। इसके अलावा वो ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसाइकलिंग में वो खर्च करेगी। यानी कि हम जैसा बताए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट इन एड देती है, वो ग्रांट इन एड देती है, वो उसमें से कुछ काम कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, नॉट रेवेन्यू। और कुछ जो 50% जो है वो 50% जो होगा वो इन दोनों पे, ये टाइड है, टाइड टू सम ऑब्जेक्टिव्स। तो ओडीएफ स्टेटस या फिर ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसाइकलिंग के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि दोनों में आधा आधा पैसा खर्च करो टाइड ग्रांट का, लेकिन अगर एक काम पहले से ही पूरा है तो दूसरा में पूरा पैसा लगा देना। तो कितना कितना पैसा जाता है? टोटल जो पैसा आएगा राज्य में उसका 70 to 85% जो होगा वो ग्राम पंचायत को जाएगा, सबसे नीचे वाले लेवल को। 10 to 20% जो होगा वो समिति लेवल पे जाएगा, और 5 to 15% जो होगा वो जिला लेवल पे जाएगा। इट विल बी अकॉर्डिंग टू स्टेट फिनेंस कमीशन, लेकिन इन जो रेंज है इस रेंज के अधीन रहते हुए। और जहां पर ये वाला पार्ट नहीं है वहां पर 70 to 85% जाएगा विलेज ग्राम पंचायत को, और 50 to 30% जाएगा जिला या जिला
पंचायत को। तो आप लोग बताइए कि ये सब बोल रहा है अगर ये वाला लेयर नहीं हो, ऐसा क्यों बोल रहा है? अगर ये वाला लेयर नहीं हो तो 70-85 इसको दे देना और 50-30 इसको दे देना, ऐसा क्यों? अरे इतना आसान क्वेश्चन में अच्छा अच्छा अच्छा। देव बोलिए। सर वो 20 लाख पॉपुलेशन से अगर नहीं हुआ तो ज्यादा। हाँ, अगर 20 लाख पॉपुलेशन से कम पॉपुलेशन राज्य का तो उसमें बीच वाला लेयर नहीं भी हो सकता है, इस कारण से। दूसरा बात ये रहा कि आखिरकार जब एक राज्य होगा तो राज्य को तो ये पैसा मिल जाएगा। अब ये पैसा मिल जाएगा तो फिर वो कैसे बांटेगा? किसी भी मतलब वो इनको इनको इनके बीच कैसे बांटेगा? तो वो बोल रहा है कि पॉपुलेशन को 90% वेटेज देना और 10% वेटेज देना एरिया। तो ये दोनों ही फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक, तो जैसे अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो उस डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन के भी एक फैक्टर बन जाएगा, उसको 90% वेटेज मिलेगा, और डिस्ट्रिक्ट का साइज कितना है उस पर भी उसको वेटेज मिलेगा। तो इस तरह से पैसा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं, वो तो हमको नोट्स वहीं से भेजना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम जहाँ रखे हैं। अच्छा, ये कंपलसरी और ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्यों ना हम कुछ क्वेश्चन पूछ लें फिर से। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए फिर एक बार। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्राम सभा को क्या पावर होंगे? ये कंपलसरी प्रोविजन है या मैंडेटरी है या वॉलेंटरी है? ग्राम सभा को क्या पावर होंगे? शाश्वत। सर कंपलसरी नहीं होगा, वो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर। जो सहमत है हाथ डाउन कीजिए, जो असहमत है हाथ ऊपर रखिए। अच्छा, ठीक है, आंसर भी सही था। तो आप लोग सही डिसीजन लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओबीसी, ओबीसी का रिजर्वेशन मैंडेटरी और वॉलेंटरी? मीरा? सर वॉलेंट्री। वैसे ही कीजिए, अगर सहमत है तो हाथ डाउन, नहीं तो फिर हाथ ऊपर रखिए। अनिमेश? अच्छा, ग्राम सभा का डिफिनीशन वॉलेंटरी और मैंडेटरी? नेहा? मैंडेटरी। फिर वही अलग स्टेप सब सेम रहेगा। अच्छा, मतलब आंसर सही ही आ रहा है हर बार। ठीक है,
हाँ, एक बात थोड़ा हम बोल देना, वो भूल गए। पूजा जो बोल रही थी ना कि फंड के बारे में, वो फंड क्रिएट करना जो है उसका फिजिकल रिसोर्स नहीं है कि उससे उसको पैसा मिल रहा है। फंड क्रिएट करने का शायद बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ है। एक फंड क्रिएट करने का मतलब है ना कि अकाउंट खोल देने जैसा है, एक कि इसमें आप पैसा रखिएगा, उससे पैसा मिलता नहीं है। वो एक स्पेस मिलता है, एक वर्चुअल भी आप समझ लीजिए कि वो एक स्पेस है जहां पर भी पैसा रहेगा और जहां से पैसा निकलेगा। एक वॉलेट जैसा है ये। हाँ पूजा बोलिए। सर आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। सर ऐसा हिंदी लिखा है ना सर, आधा समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। फंड को लेकर के। नो सर, मतलब कि ये पूरा पोर्शन में ही बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए एक एक तो आप थोड़ा सा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भी लेंगे कि हम चूंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यूज किए हैं, तो हिंदी तो टफ है ही। और दूसरा बात है कि पॉलिटी में वैसे भी हिंदी टफ ही रहता है, और अगर हम लोग इसको बहुत आसान करने की कोशिश करेंगे तो मार्क्स कटने लगेगा। तो यस सर, लक्ष्मीकांत में भी ऐसे ही है। हाँ, तो मार्क्स कटने लगेगा, तो बेहतर है कि ये ऐसे ही पढ़ा जाए इसको। लक्ष्मीकांत का ट्रांसलेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसको हम कोशिश किए हैं कि वैसा प्रॉब्लम नहीं हो। अगर ग्रामेटिकल एरर होगा तो हमको बताइएगा जरूर कि यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। अच्छा, आगे बढ़े हम लोग। तो हाँ, हम वॉलेंटरी और पूछ रहे थे मैंडेटरी में। पंचायतों को टैक्स कलेक्शन का पावर देना, वॉलेंटरी मैंडेटरी? पूजा? वॉलंटरी। अच्छा, वो प्रैक्टिस कीजिए वो वाला आप लोग। अच्छा, फंड क्रिएट करना पंचायतों के लिए, मीरा? वॉलेंट्री। ग्राम पंचायत लेवल पर चेयरपर्सन का इलेक्शन, इलेक्शन का विधि, नेहा? मैंडेटरी सर। हाथ उठा हुआ है। सर क्वेश्चन क्या बोले? अच्छा, देखते हैं। पूजा पहले, पूजा बोलिए। सर वॉलंटरी है ना कैसे? सर, इसमें तो वो मतलब अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। हाँ, ये जो है विधि जो है वॉलेंटरी है, वो बोला ही नहीं कि वो कि कैसे इलेक्शन होगा, तो इसलिए वो स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में दे दिया कि वो कैसे होगा। अगला, मेथड ऑफ इलेक्शन, ध्यान से सुनिएगा। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एट इंटरमीडिएट एंड जिला लेवल। इंटरमीडिएट और जिला लेवल पर जो अध्यक्ष चुने जाएंगे उनका इलेक्शन का विधि। पार्टिसिपेशन रेट गिरते चला गया है। अमर? गलती से हाथ उठा दिया था ये। मीरा बोलिए। सर मैंडेटरी। इनडायरेक्ट मीरा मैंडेटरी बोली ना? हाँ सर, अनिवार्य है। अच्छा, देखते हैं, हाथ रहता है जाता है, चला गया, सही है।
इलेक्शन लड़ने का एज अनिमेश मैंडेटरी। मैंडेटरी। ठीक, तो ये जो है ये सही है, मैंडेटरी है क्योंकि 21 साल वो बोल चुका है उसमें। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप लोग बता ही दे रहे हैं जो लोग बता रहे हैं। अच्छा, एसोसिएशन ऑफ एमपी एंड एमएलए, थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे सर? हाँ मतलब कि एमपी और एमएलए को पंचायतों में जगह देना। शाश्वत, वॉलेंटरी है। देखते हैं, हाथ देख रहे हैं, उठा रह रहा है कि डाउन हो रहा है। सही है, ठीक है। बाकी हम बहुत कुछ पूछ लिए, अब हम उम्मीद करते हैं कि इतना पूछने के बाद सब कुछ एक तरह से रटा गया होगा। ध्यान से जाके पढ़िएगा जरूर, मतलब जब हो जाएगा क्लास तो सेम डे कोशिश किया कीजिए पढ़ लेने का, खास करके हिंदी मीडियम वाले लोग, तो वो बात ज़्यादा मतलब लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी उतना नहीं होगा। तो आपस में अपना स्क्रीन शेयर करें। और तो ममता एक बार आपको लीव करना पड़ेगा हमको होस्ट बना करके, हम शेयर नहीं कर पा रहे। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो जैसा कि शुरू में ही हम क्वेश्चन पूछ रहे थे, आ रहा है ना, ये दिख रहा होगा सीट मेरा? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो जैसा कि हम शुरू में ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कहाँ कहाँ पर ये आर्टिकल नहीं लागू होता है, ये पार्ट। तो हमारी पार्लियामेंट एक एक्ट बनाई है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन ऑफ पंचायत्स एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। ये इसको पेशा एक्ट भी बोलते हैं और इसको एक्सटेंशन एक्ट भी बोलते हैं। ये 5th शेड्यूल एरिया में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करवाता है। तो वो ऐसे 10 ऐसे राज्य हैं जिसमें 5th शेड्यूल एरियाज हैं। और उसी तरह से जैसे जैसे पहले था कि 1 साल के अंदर लागू होने के बाद आपको कानून पास करना पड़ेगा जो कि इससे कंप्लायंट होगा। तो ये सारे के सारे जो स्टेट्स है वो ऐसे लॉ पास कर चुके हैं जो पेशा के कंप्लायंस में है। देखिए पार्ट 9, आप मेरा बात ध्यान से समझिएगा, पार्ट 9 इज कॉन्स्टिट्यूशनल। इसको लाने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ा। पार्ट 9 को पेशा जो है इट इज लीगल स्टैट्यूटरी, इसको लाने के लिए हमारी पार्लियामेंट एक लॉ पास की है। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर जरूर पेशा, कहीं यूपीएससी पूछ ही दे कि पेशा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है? ना ना, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये लॉ है। लॉ है। हम लोग यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक तरह से पार्ट 9 को एक्सटेंड करता है और भी एरियाज पर, शेड्यूल्ड एरियाज पर। तो हमको ये बताइए कि जब पार्ट 9 को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ा तो उसको एक्सटेंड करने के लिए लॉ से कैसे काम चल गया? उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों नहीं लाना पड़ा? पार्ट 9 के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, लेकिन पार्ट 9 को किसी खास एरिया में एक्सटेंड करने के लिए लॉ, ये क्या है ये?
काजल। सर कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ ये विदाउट मतलब अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लाना चाहती है। इसको लाने के लिए क्या लिखा हुआ है? मुद्दा तो ये है ना, एक क्वेश्चन आसान ही था, ये ऐसा हाथ कम क्यों उठाए समझ में नहीं आ रहा है। सना। सर हमको लगता है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ये था नहीं पार्ट 9, और अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ही हुआ एक तरह से, तो फिर उसको आगे करने के लिए उसमें अमेंडमेंट करने का जरूरत नहीं है। नहीं, ये नहीं है रीजन। नेहा बोलिए। सर अभी हम लोग पढ़े ना कि एक मतलब शेड्यूल एरिया में मतलब बनाया जा सकता है अगर पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से पास करती है तो। मीरा क्या बात सही है? हाथ डाउन हाँ कर। सर। हाँ सही है, बहुत आसान सा है। देखिए शुरू में जो 6-7 लोग थे, आप लोग एकदम स्टार्ट में हम क्वेश्चन ही पूछे थे, इसीलिए पूछे थे कि ये क्वेश्चन एक बनेगा यहाँ पर कि हमारा जो हम लोग देखे ना, कुछ तो इसमें एक आर्टिकल था, उसमें लिखा हुआ था कि शेड्यूल्ड एरियाज में और ट्राइबल एरियाज में अगर इस संविधान पार्ट 9 को अगर लागू करना हो तो उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, और जो लॉ बनाएगी उसको संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो इसीलिए उस पावर का यूज करते हुए हमारी पार्लियामेंट जो लॉ बना दी, और लॉ बना करके जो पार्ट 9 के प्रोविजन है उसको एक्सटेंड कर दी ट्राइबल एरियाज में, सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशंस। हाँ पूजा बोलिए। सर ये वाला प्रोविजन बस इसी के लिए है क्या? नहीं, जहां जहां पर लिख दिया रहेगा ना कि इस काम को पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है, वो काम पार्लियामेंट कर पाएगी। जैसे नया राज्यों का क्रिएशन, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख देता है वो चीज कि इसको, इसके लिए कहीं कहीं पे रेयर केसेज में कि ये काम करने के लिए सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। जैसे लैंग्वेज रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं, जैसे सैलरीज होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज की, इसके लिए सिंपल मेजोरिटी से ही काम चल जाता है, तो लॉ बना करके काम चल जाता है। लैंग्वेज पहले बोला गया था कि 15 साल ही रहेगा इंग्लिश, फिर उसको लॉ बना बना करके आगे बढ़ाया जा रहा है। तो खैर यहां पर भी इसको पावर दिया पार्लियामेंट को कि पार्ट 9 को एक्सटेंड करना होगा शेड्यूल्ड एरिया या ट्राइबल एरिया में, तो पार्लियामेंट बाय लॉ उसको एक्सटेंड कर सकती है, तो वो एक्सटेंड की। तो अगर शेड्यूल्ड एरिया जो ट्राइबल एरिया में नहीं एक्सटेंड करना होता, किसी और एरिया में एक्सटेंड करना होता जहां पर नहीं था, तो क्या होता? फिर आसान सा क्वेश्चन पूछती है, अगर शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया नहीं होता, किसी और एरिया में एक्सटेंड करना होता। काजल बोलिए। सर तो अमेंडमेंट करना होता। नहीं, काजल क्लास भी नहीं की है और वीडियो भी नहीं देखी है। अच्छा अनिमेश। सर वो स्टेट अपने हिसाब से बना सकती है, थोड़ा सा लैंग्वेज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर में अपने तरफ से बना सकती है। अच्छा पूजा क्या बोल रही है? सर हम भी यही बोल रहे थे कि रेजोल्यूशन पास करवा सकते हैं विशेष बहुमत के साथ। हाँ, वो राज्य विधानसभा में विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित होगा, तो थोड़ा लैंग्वेज अगर अच्छा रखेंगे तो ठीक है। तो द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट विथ स्पेशल मेजोरिटी। खैर तो ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे कि शेड्यूल्ड एरिया में इसको एक्सटेंड की। ममता कुछ बोल रही है? अच्छा, शेड्यूल्ड एरिया में एक्सटेंड की सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशंस, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखते हैं। तो क्यों की? ताकि पार्ट 9 को एक्सटेंड कर सके टू शेड्यूल्ड एरियाज, ताकि ट्राइबल पॉपुलेशन को सेल्फ रूल मिल सके। तो क्यों यहाँ पे नहीं दिया गया था? क्योंकि ये माना गया था कि यहाँ पे ऑलरेडी सेल्फ रूल होता है, लेकिन बढ़ाया गया इसको। और एक बात है, खास बात यह है कि बड़ा सा चीज हम पढ़ रहे हैं, तो खास बात क्या है कि ग्राम सभा को पावरफुल किया गया है पेशा में। खास बात रिपीट कर रहे हैं, पेशा का खास क्या है?
खास यह है कि ग्राम सभा को पावरफुल बनाया गया है, जबकि पार्ट 9 के जो बाकी प्रोविजंस है उसमें ग्राम सभा को पावर देना नहीं देना राज्य विधान मंडल की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। लेकिन पेशा में ग्राम सभा को मजबूत करने का गाइडेंस है स्टेट को कि आप ग्राम सभा को मजबूत करना होगा। तो ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेज है उसको ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क को तैयार करना, ये भी एक उद्देश्य है। ट्राइबल कम्युनिटी का जो ट्रेडिशन और कस्टम है उनको सेफगार्ड करना, ये ऑब्जेक्टिव है। कुछ मिलता जुलता है, आप पढ़ के समझ लीजिएगा। और भी एक खास, ये वाला भी खास है, ये 2 जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ये भी हम क्लियर करते रहे। ये जो है कि जो नीचे के जो बॉडी है और ऊपर की बॉडी है, आपको पता है समिति है और जिला है, तो ऊपर वाले नीचे वाला को सुपरसीड ना कर सके। ऐसा ना हो कि नीचे का जो बॉडी है वो उसका ज्यादातर काम ऊपर में निपटाया जाए, ऊपर वाला बॉडी का ज्यादातर काम ऊपर में निपटाया जाए, यानी कि लोअर लेवल पे पावर का कंसंट्रेशन रहे। ये भी एक इसका उद्देश्य है, ये खास बातें हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बात, ये तो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है आपको। वो हम फोटो एक बार दिखाए थे जब हम गए थे खूंटी तरफ, एक बार और भी हमको भी जाना भी है। तो वो खूंटी में जो ये लिखा हुआ था उसमें पेशा का नाम लिखा था है लोग। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है ग्राम सभा का, ट्राइबल कस्टम और ट्राइबल कम्युनिटीज का सेफगार्ड एंड प्रिजर्व। तो अपना मर्जी से शुरू कर दिया कि ये तो उद्देश्य था, तो हम अब घुसने नहीं देंगे गांव में। तो खैर तो बोला ये है कि जो लॉ बनाएगी राज्य सरकारें पेशा को, मतलब शेड्यूल्ड एरिया जो पंचायत के लिए, वो वहां के कस्टमरी लॉ, सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस से उनका कॉन्सोनेंस होना चाहिए, मतलब सुमेलित होने चाहिए। मतलब उनका लोकल लेवल पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज के जो भी प्रैक्टिसेज है उसको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, मेरा एग्जाम्पल सही नहीं भी हो सकता है बट समझाने के लिए दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मुर्गा लड़ाई बंद है झारखंड में, बाकी एरिया में, तो इस एरिया में बोल सकती है कि यहाँ पर मुर्गा लड़ाई जो होगा, ये मुर्गा लड़ाई का बारे में फैसला ग्राम सभा करेगी। कस्टमरी लॉ, सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेज, आगे चलते हैं। बस एग्जाम्पल समझने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें गांव क्या होगा? अच्छा, आप लोग को याद है कि गांव का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन आर्टिकल 243 में था। गांव का क्या डेफिनेशन था? काजल बोलिए। सर जिसका पॉपुलेशन 2 लाख से कम रहेगा। नहीं, शाश्वत बोलिए। सर पंचायत के अंदर में जो आता है पार्ट सब वो विलेज कहलाएगा, उस टाइप से था। नहीं, ठीक है, हम बोल रहे हैं। आप लोगों वाला आर्टिकल छोड़ दिया होंगे, डेफिनेशन था उसमें। गांव वो है, मीरा बोलिए। सर वोटर लिस्ट वाला। नहीं, गांव वो है। अच्छा पूजा बोलिए। सर ग्राम सभा। नहीं, गांव वो है अरे हमको तो बोलने नहीं दे रहा। अच्छा अनिमेश बोलिए। सर गवर्नर जो डिसाइड करेगा वो गांव है। हाँ, शाश्वत कुछ और बोल रहे हैं। सर वही गवर्नर जो करेगा पब्लिक तो ये नोटिफिकेशन जो टाइप। है वो हमको लगता है आप लोग देख भी लिए हैं बाय चांस। हम हो सकता है अपना आइडिया से बोले होंगे या फिर मौका लग गया होगा देखने का, तो क्योंकि शाश्वत शायद रिपीट में बोला है। तो गांव वो है जिसको गवर्नर डिक्लेयर करे कि गांव है। उसमें एक्चुअली एक से ज्यादा गांव भी हो सकते हैं। ठीक, गांव वो है जो गवर्नर बोले कि गांव है नोटिफिकेशन में, और उसमें एक से ज्यादा गांव जो ट्रेडिशनल गांव एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गांव का थोड़ा डेफिनेशन बदला है
कि यहाँ गांव वो होंगे जो परंपरागत रूप से अपना अफेयर्स को मैनेज करते हैं ट्रेडिशन के हिसाब से, यानी जो पारंपरिक गांव है वही गांव इसमें रहेगा। मतलब ये फर्क है कि वहां बाकी जगह में गवर्नर पूछता है आप सोच रहे एक गांव कहाँ है, तो 3-3 गांव को मिला दिया और बोला कि नहीं एक ही गांव है। गवर्नर बोलेगा तो मानना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, वो गांव वही होगा जो गांव परंपरा से चलते आया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ग्राम सभा तो वही है। बोले ना, ग्राम सभा को काफी पावर दिया है। तो ग्राम सभा जो होगी अपना कल्चरल आइडेंटिटी, कम्युनिटी रिसोर्सेज और अपना जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसको वो जो कस्टमरी मोड है उसको चलाती रहेगी। जब ये सब बात करेंगे तो एक बात हम मुद्दा और उठाएंगे जो उठता है कभी कभी कि पावर्स पे लिमिट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा कि हमारा डेमोक्रेसी जो होगा इट विल बिकम रिग्रेसिव। लेकिन खैर यहाँ पर बात करें तो एक बार क्या हुआ था कि झारखंड में कहीं आसपास में किसी गांव में वहां पर रेप हुआ था। तो वहां पर इसी तरह से कस्टमरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जो वहां का जो भी सरपंच मुखिया था वो कुछ पेनल्टी करके और कान पकड़ के उठा बैठी करा के और उसको छोड़ दिया। तो ये इस तरह का जो कस्टमरी लॉ है ये नहीं माना जाता है। इसमें उसमें बाद में मुख्य वो जो भी प्रधान था उसको भागना पड़ा, गांव छोड़ के पुलिस पीछे पड़ गई। एनीवे, लेकिन इसका मिसयूज होता है। और आप इसको इससे मत जोड़िएगा कि डायन प्रथा को भी वो कल्चरल आइडेंटिटी से जोड़ा जाएगा। तो इसमें काफी इसमें डिस्कशंस हो सकते हैं और हम एक डिस्कशन बाद में करेंगे लास्ट में, जब दोनों चैप्टर खत्म हो रहा होगा तो नागालैंड के इसमें उठाएंगे इस तरह की बातों को डिस्कस करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राम सभा जो होगी वो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम होंगे उनको अप्रूव करेगी। देखिए, ग्राम सभा को हम रिपीट कर रहे हैं बार बार कि ग्राम सभा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो और जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम होंगे तो वो किसको वो मिलेगा उसका फायदा, इसके लिए ग्राम सभा ही रिस्पॉन्सिबल होगी कि कौन कौन बेनिफिशियरी होंगे। जो भी फंड होंगे उसका उपयोग ग्राम सभा के अप्रूवल पर ही होगा। अब एक यहां पे इंपॉर्टेंट प्रोविजन आया है, जो सीट्स जो रिजर्व होंगी वो जो पॉपुलेशन होगा उसके बेसिस पर होंगे। जो ट्राइबल को किया जाएगा, मतलब हो सकता है उस एरिया में ट्राइबल भी हो, नॉन ट्राइबल भी हो, तो जो सीट होंगे पंचायत में वो सीट पॉपुलेशन के बेसिस पर किए जाएंगे। बट एक बहुत बड़ा बट है कि शेड्यूल्ड ट्राइब का जो रिप्रेजेंटेशन होगा पंचायत में वो आधा से कम नहीं होगा। भले शेड्यूल्ड ट्राइब 30% ही क्यों ना हो, अगर शेड्यूल्ड एरिया है तो वहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन 50% होगा। और शेड्यूल्ड एरियाज में जो चेयरपर्सन होंगे वो हर हाल में शेड्यूल्ड ट्राइब से ही होंगे। पेशा का खास बात है ये। अगर कोई पर्टिकुलर शेड्यूल्ड ट्राइब वो चुना करके नहीं आ पाता है तो सरकार उसके लिए सीट रिजर्व कर सकती है जो टोटल सीट का 10% से ज्यादा नहीं होगा। जब भी शेड्यूल एरिया में किसी जमीन को लिया जाएगा डेवलपमेंट के लिए और जमीन पर जो लोग पहले से रह रहे थे उनको दूसरा जमीन दिया जाएगा, तो ये जो दोनों प्लान है, जमीन लेने का प्लान और रिहेबिलिटेशन का प्लान, ये दोनों जो होगा वो ग्राम सभा का या जो एप्रोप्रिएट लेवल पे पंचायत है उनका सहमति से किया जाएगा। देखिए, आप एक बात देख पा रहे हैं कि ग्राम सभा को काफी पावर देकर के। नेहा बोलिए। सर ये 8 नंबर फिर से रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आया। ये यहाँ पे ना झारखंड में एक ट्राइब है, उसका नाम है सबर। अब बहुत कम लोग बचे हुए हैं, तो ये ट्राइबल्स तो हैं सबर। तो सोचिए कि किसी वो जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पे इलेक्शन हुआ
और उस इलेक्शन में जो लेवल्स हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और वो ऊपर, उस ट्राइब के लोग नहीं आ पाए, क्योंकि ट्राइबल भी तो कई सारे होते हैं ना। हम सबर का खास करके नाम ले रहे हैं, सोचिए जिस एरिया में सबर रह रहे हैं उसमें संथाल काफी ज्यादा है, तो संथाल चुन लिए गए। पॉपुलेशन का बेसिस जो भी हुआ वो इलेक्शन हो गया, पॉपुलेशन बेसिस पर रिजर्वेशन था, शेड्यूल ट्राइब का हो गया। बट इसमें क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर ट्राइब सबर नहीं आ पाया, तो गवर्नमेंट उनको रिजर्वेशन दे सकती है, लेकिन गवर्नमेंट जब रिजर्वेशन देगी सबर या कोई भी और ट्राइब को, सोचिए वहां पर मुंडा कम है तो मुंडा को रिजर्वेशन देना चाह रही, तो टोटल जो स्ट्रेंथ है, सोचिए ग्राम पंचायत का स्ट्रेंथ मान लीजिए कि 20 है, तो 2 लोगों से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देगी। रिजर्वेशन देने का प्रोविजन है, लेकिन वो 10% तक देगी रिजर्वेशन मैक्सिमम। आगे बढ़े, क्लियर है ना? यस सर। ठीक, अच्छा, ये झारखंड का सिलेबस में जो लोकल बॉडीज है ये स्पेशल मेंशन किया है कि यहाँ इसमें से क्वेश्चन रहेगा म्युनिसिपैलिटी और पंचायत से। और तो कोई बुक में अच्छा ममता पढ़ा देगी अगर कुछ और डिटेल्स झारखंड स्पेसिफिक डिटेल होगा तो। अच्छा, ये तो पढ़ ही लीजिए और झारखंड स्पेसिफिक पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम बता दिए कि जमीन लेना डेवलपमेंट वर्क के लिए और लोगों को पुनर्वास के लिए ग्राम सभा का परमिशन लेना पड़ेगा। जो भी छोटे छोटे तालाब हैं उनका कंट्रोल जो होगा वो पंचायत के हाथ में रहेगा। और जो माइनर मिनरल्स है, माइनर मिनरल्स मतलब कंकड़ पत्थर और लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये सब का जो इसका एक्सप्लॉइटेशन ग्राम सभा का परमिशन से ही हो पाएगा। इसके लिए कुछ कंसेशन चाहिए तो ग्राम सभा का परमिशन से ही हो पाएगा। ये सारे के सारे प्रोविजंस है। मतलब ग्राम सभा, पहले बोल दिया ना कि ग्राम सभा जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पेशा। अब क्या क्या और पावर्स है इन ग्राम सभा को? पंचायत को पावर है कि वो अपना एरिया में प्रोहिबिशन लागू कर सके। एंड और वो इंटॉक्सिकेंट के का जो कंजम्पशन है उसको रोक सके, यानी इस एरिया में दारू का बिक्री वगैरह पर भी वो प्रतिबंध लगा सकती है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं वो उनके कंट्रोल में होता है। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई जमीन छीन लिया गया है, छीनने से रोकेगी, और छीन लिया गया है इलीगली तो उसको वो बहाल भी कर देगी। जो हाट लगते हैं उनको मैनेज करेगी। उस एरिया में शेड्यूल्ड ट्राइब को लोग अगर मनी लेंडर है, महाजन लोग हैं, मनी लेंडिंग करते हैं तो उनको कंट्रोल कर सकती है। और भी जो सोशल प्रोग्राम्स होंगे उनको कंट्रोल कर सकती है। और लोकल प्लान जो होंगे उनको कंट्रोल करने का पावर है। हम बार बार बोल रहे हैं पंचायतों को काफी पावर दिया गया पेशा में। और इसी का बात उठा करके वो जो पत्थर गढ़ी हुआ था कि हमारा पावर है, तो लेकिन पावर तो है पेशा में, लेकिन स्टेट का लॉ बनने के साथ में है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हम पहले ही बोल दिए कि जो हायर लेवल के पंचायत है लोअर लेवल पे कंट्रोल न कर सके। 6 शेड्यूल एरियाज का जैसे प्रशासन होता है, राज्य सरकार कोशिश करेगी वैसे ही प्रशासन इन एरिया का भी हो। और वो 1 ईयर वाले जो हम बोले थे कि लॉ बनाने का जो टाइम दिया है कि 1 ईयर होगा, और अगर कोई पंचायत उस एरिया में पहले से चल रही हो तो काम करेंगी जब तक कि उनका ड्यूरेशन हो। वो सब बातें पहले जैसी ही है। तो काफी कुछ बात कर लिए, इसको कंक्लूड ही करते हैं हम लोग, थोड़ा टाइम लग ही जाए लेकिन इसको खत्म कर देते हैं। तो हमारा आज पंचायत खत्म हो रहा है, और उसके बाद हम लोग थर्सडे को पढ़ेंगे तो म्युनिसिपैलिटीज पढ़ लेंगे। तो पंचायत जो है वो पंचायती राज सिस्टम इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। हम लोग ये आर्टिकल द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में निकलते भी रहते हैं कि क्या कमियां हैं, क्यों नहीं परफॉर्म करते हैं, तो उसका कुछ बारे में हम लोग जानते हैं। कि एक है कि इनको टैक्स का जो इनका पावर है वो राज्य सरकार इनको ज्यादा नहीं देती है। तो
इनका जो डिपेंडेंस है वो डिपेंडेंस राज्य सरकार के फंड पर और केंद्र सरकार के फंड पर हो जाता है। तो ये जो गवर्नमेंट के ग्रांट पे डिपेंडेंस है, ये इनका काफी वीकनेस है। कैसे है वो हम आगे देखेंगे। जो राज्य सरकारी जो लॉ बनाई है सारे राज्यों में, उसमें जो लोअर लेवल के जो ग्राम पंचायत है, इनको तो टैक्सेशन का कुछ पावर दे के रखी है, लेकिन जो समिति लेवल के है या जिला लेवल के है, इनको टैक्सेशन के बहुत बहुत ही कम पावर है। एक गांव से दूसरा गांव में वो जो फेरी वगैरह चलता है उसके इनको पावर है, लेकिन इनके पावर काफी काफी कम है। तो अब बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के फंड पर डिपेंड है या स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा उठा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट का तो खुद ही फंड का क्राइसिस रहता है। अभी तो आप जीएसटी वाला भी देख ही लिया आप। तो ऐसे में वो ज्यादा फंड पंचायतों को नहीं दे पाती है। ठीक, पंचायतों के पास करने को तो काफी काम है, लेकिन उनके पास पैसे की कमी होती है। दूसरी बात हम देखें कि टाइड फंड भी होते हैं, और ये टाइड फंड जो होते हैं ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये टाइड फंड क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे, केवल यही इसमें दिखेगा कि आप लोग मेरा बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। देव सर कोई जैसे टारगेट को जो पूरा करना होता है इसमें, जैसे अब जैसे कि कोई भी ब्रिज बन रहा है, जैसे पुल बन रहा है, ऐसे ऐसे रोड बन रहा है। कुछ आज का एग्जांपल दीजिएगा। आज का? हाँ। आज का नहीं पता सर। सुजाता, एग्जाम्पल नहीं पता। नेहा, सर सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ओडीएफ स्टेटस। ठीक है। तो यही बात था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड देती है, याद होगा, बेसिक ग्रांट एंड टाइड ग्रांट। तो टाइड ग्रांट में अभी तो फिलहाल ओडीएफ स्टेटस के लिए दे रही है, सैनिटेशन के लिए दे रही है। तो ये टाइड नेचर ऑफ फंड है। तो ये टाइड नेचर ऑफ फंड है, उससे एक प्रॉब्लम है कि मान लीजिए कोई बात कहीं पर सुटेबल ही नहीं हो काम करना, तो भी करना पड़ेगा। ठीक, तो ये एक प्रॉब्लम है। हम और भी टाइड फंड्स आते हैं, ये तो ओडीएफ था और सैनिटेशन था जो भी था, लेकिन और भी टाइड फंड आते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। ये जो गवर्नमेंट पे काफी फंडिंग पे डिपेंडेंस है, उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि गवर्नमेंट के फंड पे अगर डिपेंड, अपना अगर नहीं उगा ही कर पा रहे अपना फंड। आप समझ लीजिए थोड़ा मेरा बात को, कि आप एक गांव में रहते हैं, वहां पर जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, राज्य सरकार से फंड हो रहा है और उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम गांव कभी कभी जाते हैं, तो वहां पर एक कोई पर्सन है, वो कुछ है, मतलब इसी पंचायत वगैरह में, उसका एक कहना था कि जो फंड आता है, ग्रांट होता है, उसका वो 55% शायद बताया हमको, जहां तक याद है कि 55% जो होता है वो हम लोग का बट जाता है, मतलब पंचायत में, और बाकी कॉन्ट्रैक्टर 45% में काम करता है। तो कॉन्ट्रैक्टर 45% में काम करता है, 55% अगर ये लोग बांट लेते हैं, तो क्या डेवलपमेंट होगा? अपना अपना डेवलपमेंट होगा। बात है, ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि फंड जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आते हैं, अगर सोचिए उसी गांव में चंदा लेकर के या किसी काम, जो भी इनको पास पावर है, उस पावर के यूज करके कलेक्शन किए होते, तो इतना करप्शन नहीं हो पाता, क्योंकि लोगों के पॉकेट से पैसा लगा होता, तो लोग ध्यान रखते कि पैसा कहाँ यूज हो रहा है। तो लोग जो है सोशल ऑडिट का डिमांड तब करेंगे जबकि ये खुद पैसा कलेक्ट करेंगे। लेकिन पैसा कलेक्ट करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? एक इनका भी रीजन है कि जहां पर लोग रहते हैं वहीं के लोगों में से चुन लिए गए, और वहीं के लोगों से पैसा कलेक्ट करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। जीना है कम्युनिटी में, अरे आपको तो बना दिए तो आप तो पूरा हम लोगों को एकदम बर्बादी कर देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है कि ये जो है, दे आर वेरी रिलक्टेंट टू यूज देयर फिजिकल पावर।
और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो 11 शेड्यूल में हैं तो जरूर, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो राज्य सरकार ही देखती है। और ही बात है कि जो प्लान ये करते हैं, प्लान का कई बार अप्रूवल जो होता है वो बाबू लोग करते हैं। तो बाबू लोग करते हैं मतलब आप लोग जैसे ऑफिसर लोग जब बन जाएंगे तो ग्राम पंचायत के जो मुखिया सरपंच होंगे आपके चक्कर काटते रहेंगे, कभी बीडीओ ऑफिस में घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि ब्यूरोक्रेसी का जो कंट्रोल है वो काफी ज्यादा कई बार हो जाता है। तो इससे जो इलेक्टेड हेड होते हैं वो डिमोरलाइज होते हैं। ग्राम सभा को पावर नहीं दिया गया, पैसा को अगर छोड़ दे तो ये भी एक प्रॉब्लम है। क्योंकि पावर देने का काम तो राज्य सरकारों का है, तो पावर दी ही नहीं है। और कई बार किसी प्रोग्राम के लिए पैरेलल बॉडी क्रिएट कर दी जाती है, मतलब कि ग्राम पंचायत का काम नहीं, वो कोई पैरेलल बॉडी क्रिएट कर देंगे जो उस पर्टिकुलर काम को करेगी। तो ये भी एक डिमोरलाइजेशन का रीजन होता है कि अरे वो एक नया कोई निकाय बन गया है, कोई बॉडी बन गई, सरकार बना दी है जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट का काम जो है, सोचिए अब छोटा सा पुल ही बनाना हो या कुछ भी, कुछ आवास योजना वगैरह कुछ हो, कोई बना दिए और वो लोग उस काम को कर रहे हैं, ज्यादा फंड है उनके पास, ज्यादा पावरफुल हैं, तो ये काम जो उनसे कराया जा सकता है उसके चक्कर में जो पैरेलल बॉडी बना देते हैं, ये भी एक उनका प्रॉब्लम है। और बाकी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रॉब्लम, ये पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का है। ग्राम पंचायत का कई बार अपना ऑफिस नहीं होता है, उसके अपना सेक्रेटरी नहीं होता है, और 25% ग्राम पंचायत के पास अपना बिल्डिंग नहीं है। दूसरी बात है कि जो लोग चुने जाते हैं तो वो कई बार सेमी लिटरेट होते हैं या बहुत कम या इलिटरेट होते हैं। तो वैसे हालत में इनको अपना पावर के बारे में पता ही नहीं होता कि काम क्या करना है। एक एग्जांपल देंगे फनी सा, आप लोगों को तो समझ में आएगा कि हालत कैसे है। तो ये जो है इनको ट्रेनिंग देने की बहुत जरूरत है। और कंप्यूटर ग्राम पंचायतों में केवल 20% जगह पे है, और उसके ऊपर में दोनों लेवल पे कंप्यूटर हैं, लेकिन क्या हालत होता है नेट वगैरह का आपको पता ही है। तो ये एक प्रॉब्लम। भारत ब्रॉडबैंड है, सारा पंचायत को जोड़ दिया जाएगा, लेकिन जोड़ दिया जाएगा बट वो काम कहाँ करता है, प्रॉब्लम तो है ही। अभी काफी सारी बातें कोविड के दौरान में सामने आई कि तार पहुंचा हुआ है बट काम नहीं करता। तो और प्रॉब्लम्स और भी हैं। बोल रहे थे कि लिटरेसी का इतना बुरा हाल है, हम बता जो रहे थे, जो बोल रहे फनी एग्जांपल देंगे, तो इलिटरेसी का ये हाल है कि पंजाब में हमको याद आ रहा है जहां तक, तो उसमें इन लोगों को शपथ दिलाना था। ये जो पंचायत के लोग चुन के आए थे तो भारी मात्रा में चुन के आए थे, तो शपथ दिलाना था। तो अब जिसको भी अथॉरिटी है वो शपथ जब दिला रहा था तो वो क्या किया कि वो पढ़ दिया कि मैं फलाना सिंह शपथ लेता हूं ऐसे करके। तो बता दिया कि ऐसे आप लोगों को शपथ लेना है, लोगों को बोल दिया कि आप लोगों को ऐसे ऐसे शपथ लेना है। तो जितने लोग आए ना शपथ लेने के लिए, वो सब मैं फलाना सिंह ही करके वो शपथ लिए, मैं फलाना सिंह। तो ये हालत ये रहता है। ये हुआ था, रिपोर्ट आया था इसका, द हिंदू में ही आया था। तो ये इलिटरेसी का है, तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तभी इसको हम लोग ठीक कर सकेंगे। तो ये खत्म हुआ पंचायत। एक टेबल हम बना के इसमें जो ऐड कर देंगे अभी, उसके बाद ही नोट्स भेजेंगे, जिसमें कि 11 शेड्यूल का सब्जेक्ट्स रहेगा। आपको जरूरी नहीं कि उसको याद कीजिए बैठ करके, नहीं, एक रीडिंग दे दीजिएगा कि क्या क्या 11 शेड्यूल में का आइटम्स है जो इन लोगों को दिया जा सकता है, वो याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाँ, किसी कुछ क्वेश्चन है? अनिमेश बोलिए। सर जैसे गवर्नर डिसाइड कर दिया कि ये 3-4 विलेज एक साथ एक विलेज है, और इधर पे आप बोले कस्टमरी विलेजेस को ज्यादा मान्यता दिया जाएगा, तो
किसको मानेंगे? पूजा कुछ इसका आइडिया है? आप मतलब आपसे बात, आपका बात क्वेश्चन बाद में डील करेंगे, या किसी को भी आइडिया है कनिमेश जो बोल रहा है वो उसका सोल्यूशन क्या है? पूजा आप छोड़ दीजिए अभी, आप अपना क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए, नहीं तो आप क्वेश्चन ही भूल जाएंगे। कोई अनिमेश का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? नेहा बोलिए। सर शेड्यूल एरिया में तो गवर्नर डिसाइड ही नहीं करेगा ना कि कितना विलेज को मतलब मिला के बनेगा एक विलेज। तो कहाँ डिसाइड करेगा? ये तो पेसा एक्ट से जो मतलब था कि सर नहीं पता। अच्छा ठीक है, ऐसे आंसर कर दी है तो ये देखिए, अगर वो पेशा एरिया है तो फिर तो वो कस्टमरी ही चलेगा, वहां पर गवर्नर का अथॉरिटी नहीं रहेगा। और नॉन पेशा में गवर्नर जैसा बोले तो दोनों तो एरिया ही अलग अलग है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट का कोई चांस नहीं है। पेशा और नॉन पेशा, वो पेशा में गवर्नर का अथॉरिटी नहीं है और नॉन पेशा में गवर्नर जैसा बोलेगा। पूजा क्या क्वेश्चन पूछ रही है? सर सर आप बोले कि वो जो मतलब पावर मिलेगा टैक्स कलेक्शन का ये ग्राम पंचायत को, तो सर उसमें जैसे आप एक डिफिकल्टी बताए कि वहां के लोग बोलेंगे कि हम लोग कोई लूट लेगा इस टाइप का, तो सर अगर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहेगा तो ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? मतलब ये वाला कि टैक्स कलेक्शन का प्रॉब्लम जो है, अगर लोकल लोग करेंगे ना तो लोकल लोग नहीं, वो आप समझे नहीं बात को। वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तो अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है कि वही के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग ही अब ऐसे थोड़ा और बात दूसरी तरह से करते हैं। देखिए, हम जब टैक्स देते हैं ना, तो हम जो टैक्स देते हैं वो लगाने वाला आदमी हमसे काफी दूर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप नाराज हैं या खुश हैं। लेकिन अगर आपका गांव का ही आदमी बोलता है कि पंचायत में टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी टैक्स है, जैसे यहाँ पे पार होंगे, या फिर सोचिए कि वहां पे ड्रेनेज कुछ बनाना है उसके लिए टैक्स, तो लोग रजिस्ट करेंगे, उसको बोलेंगे कि तुम इलेक्शन जीतते समय तो मतलब तुमको जिता दिया, अगला बार तुम आना, तुमको बताएंगे, तुम हम ही लोग से पैसे ले रहा, सरकार से क्या नहीं मांगता है, इस तरह से। मतलब ये प्रॉब्लम है लोगों का कि मतलब अपने आंख के सामने वाला कोई पावर अगर है कि वो मांग रहा है पैसा, तो लोग रजिस्ट करते हैं, और मांगने वाला भी सोचता है कि मतलब हम इनसे नहीं मतलब इनसे नहीं ले पाएंगे, एक तरह से ऐसा है। तो अकाउंटेबिलिटी, अगर देखिए एक हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल निकला था, उसमें बोल रहा था कि अभी इसमें भी वही सेंस आ रहा है कि बेहतर तो ये होता कि लोकल एरिया से ही कलेक्शन होता, बेहतर होता। अगर लोकल से कनेक्शन होगा, कलेक्शन होगा, तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये जो बॉडियां हैं ना, ये रिलक्टेंट होती हैं, वो मतलब लोगों का रेजिस्टेंस के कारण, या वो उनको लगता है कि डिफिकल्ट है कि इनसे कलेक्ट करना। अगर कर पाते तो ये बहुत, इट वुड हैव बीन अ गुड गवर्नेंस। वो हम कारण भी बता रहे हैं, हमको याद आ रहा है, वो सब में बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया था कि अगर कोई एमपी या एमएलए अगर करप्शन करता है, या कोई मिनिस्टर करप्शन करता है, तो हमारा आंख से दूर होता है, वो हमारे नजर में नहीं पड़ता, और हम लिटिल कंसर्न होते हैं। उसका एक महल बन गया, वो ऑडी खरीद लिया और बीएमडब्ल्यू खरीद लिया, आपके आंख के सामने सामने एमपी और एमएलए या मिनिस्टर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका लोकेलिटी का जो पंचायत का हेड है, अगर वो ऑडी और बीएमडब्ल्यू खरीदने और महल बनाने लगे, तो आपका आंख में गड़ना शुरू हो जाएगा। तो वो होना तो चाहिए कि लोगों लोकल लेवल पे ज्यादा कलेक्शन हो और लोकल लेवल के लोग काम करें, तो करप्शन कम होगा। लोग डरेंगे भी, यार इसी सोसाइटी में हम करप्शन कर रहे हैं, मेरा मतलब जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छा होता, लेकिन ये करती नहीं। हाँ पूजा बोलिए। सर इसका एक मेन कारण हो सकता है कि ये जो मतलब पावर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सर, ये तो वॉलेंटरी है, तो मतलब जिसका पहुंच अगर ऊपर तक होगा वो लोग रजिस्ट ज्यादा करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको अगर आप लोकल लेवल पे अगर समझेंगे ना, तो रजिस्ट करना मतलब क्या, नहीं देने का मुद्दा नहीं है यहाँ पे। बात है बुदबुदाते बुदबुदाते देना,
कि मतलब क्या चर्चा करना, लोग दे दे पैसा भले दे दे, लेकिन चर्चा करे कि अरे ये लोग जब से ये लोग जीता है 5 साल, सोचिए वो वाला था मुखिया तो अच्छा था, ये वाला मुखिया आया तब से तो टैक्स लगा रहा, खाएगा का, इस तरह का। तो वो भी एक रेजिस्टेंस है। अगर लोग मतलब चर्चा भी कर रहे हैं तो लोगों पे साइकोलॉजिकल असर पड़ता है, छोड़ देते हैं, छोड़ो आएगा फंड तो होगा, इस ऐसा दिमाग लगाने लगते हैं। तो ये रेजिस्टेंस उस तरह का नहीं है कि नहीं देंगे, रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल टाइप का है कि चर्चा वगैरह लोग करेंगे, लोग जाके बोलेंगे कि क्या तुम कर रहा है, सब छोड़ो ना, सरकार का पैसा है को तो करना। जबकि अगर ऊपर लेवल से आता है ना टैक्स का आदेश, तो आप किससे बोलेंगे कि क्या तुम कर रहे हैं? तो जाके घर में यहाँ पे जाके पहुंच के चाय पानी पीते हुए कुछ कुछ बोल के आ सकते हैं। ऐसा है, लोगों के बीच में रहने वाले लोग टैक्स लेने से बचते हैं। और कुछ मुद्दा है? ओके सर, ओके सर। हाँ देव बोलिए। सर झारखंड में जो 3 टायर सिस्टम है, तो ये वार्ड मेंबर लोग कौन होता है सर? वार्ड म्यूनिसिपैलिटी में होता है, म्यूनिसिपैलिटी भी पढ़ाया नहीं है। नहीं सर, इधर में तो होता ही है, हम लोग इधर पंचायत की तरफ तो हो ही रहा। हाँ, तो पंचायत में अब ये वार्ड को मेंबर अगर ये बना रहा है ना, तो फिर उसको मिला करके ग्राम पंचायत बनेगा या पंचायत समिति बनेगा। उसका मतलब वो इलेक्शन होगा तो हर एरिया को तो सीट देगा ना। तो सर ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, किसमें? ये वार्ड मेंबर्स सब में? इनडायरेक्ट इलेक्शन तो कहीं नहीं होता है, डायरेक्ट ही हो रहा है इलेक्शन। हाँ तो वो लोग चुना कैसे जाता है, डायरेक्ट ही चुना जाता है क्या? हाँ, जो वोटर होगा वो चुनेगा। अच्छा ठीक है। वार्ड मेंबर को भी तो वोटर ही चुनता है। चेयरपर्सन के लिए इनडायरेक्ट होता है, वो इंटरमीडिएट लेवल पे। ठीक है। और कुछ? तो ठीक है, क्लोज करते हैं। बता ही दिए कल कोई क्लास नहीं होगा। फिर परसों, हाँ परसों से जो क्लास होगा, एक बात है कि क्लास होगा तो हो सकता है इस वीक में 3 क्लास भी हो। मतलब सुबह में 1 क्लास और शाम में 2 क्लास, ये पॉसिबिलिटी हो रहा है कुछ दिन के लिए। मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो अपना डेटा वगैरह देख लीजिएगा, आप लोगों को जरूरत पड़ेगा। सुबह झारखंड ना सर? सुबह तो झारखंड एक दिन होगा और एक दिन करंट अफेयर्स होगा। और कुछ और भी बात जो होने वाला बता दे रहे हैं। झारखंड होगा और करंट अफेयर्स होगा, एक दिन कल का अल्टरनेट करके। शाम में भी अल्टरनेट करके एक दिन पॉलिटी होगा, करंट अफेयर्स होगा। तो करंट अफेयर्स जो है इस वीक के लिए केवल हम लोग चला रहे हैं, 2 वीक का एक साथ चला रहे हैं। मतलब 1 वीक हो जाएगा हमारा। अभी इस बार हम कहाँ तक, 6 तक हो गया ना, 7 to 13। एक तो 7 to 13 होगा और एक 14 to 20 होगा। दोनों वीक का चलेगा पैरेलल। लेकिन आप लोग का जो टेस्ट होगा संडे को, वो 7 to 13 का ही होगा जो टेस्ट होगा। और इस वीक में जो हम लोग 14 वाला कवर कर रहे हैं, 14 to 20, उसका अगला वीक टेस्ट होगा। लेकिन दोनों वीक का चलेगा। हम टेस्ट का बता दे रहे हैं, टेस्ट उसका वो अगला संडे को होगा। इस वीक का मतलब वो अब हम बोलते चले जाएंगे कि कौन सा है जिसका जो टेस्ट पोर्शन इस वीक आने वाला है। लेकिन अगला वीक में वो बाकी भी होगा। वो थंब रूल ये है कि हम जो 2 क्लास लेंगे वो इस वीक होगा टेस्ट। ममता भी 2 क्लास लेगी जो इस वीक टेस्ट होगा। और बाकी ममता जो भी करंट अफेयर से पढ़ाएगी उसका अगला वीक, मतलब अगला वीक में होगा। तो इस वीक में थोड़ा सा ज्यादा होगा क्लास। तो हम नोट्स थोड़ा रुक के भेज रहे हैं, एक टेबल इसमें डालेंगे, उसके बाद भेजेंगे नोट्स। तो क्लोज कर रहे क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।